तो नमस्कार, राम राम, जय माता दी साहब। स्वागत है आप सभी रो अपना बीएम स्टूडियो पॉडकास्ट में। आज आपा एड़ी शख्सियत मिलने जा रहा हाँ जिको एक सिर्फ सरकारी अफसर ही नहीं है, बिनारी शुरुआती स्तर एक छोटा सा गांव मोटन इतो लंबो सफर तय करनो, सफलता प्राप्त करने वास्ते धैर्य और कितनी चुनौतियों रो सामनो करियो, वे सब बातों आज आपा रूबरू रेवाला। तो जिन शख्सियतों या जिन्हों आपा मिलनो चाह रहे हाँ या आपने मैं विनो मिलानो चाह रहे हाँ, वे अपना सोजा सिटी रे खोखरा गांव रा निवासी है। और आपरी 10वीं तक री अध्ययन जो को अपनी आदर्श विद्या मंदिर सोजा सिटी अटैच करियो आप। तो जोधपुर 12वीं तक री पढ़े रे बाद में एनआईटी पटना रे मायने आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करी। वे बाद रे मायने आप नीट रा विद्यार्थियों ने एक बतौर शिक्षक रे तौर माते बतौर मतलब विना ने गाइड करने रे वास्ते विना ने पढ़ाई करावता आप केमिस्ट्री री। विण बाद रे महीना आप वो इतो सफर तय करने आज आरएएस अपने बीच में विराजमान है, श्रीमान जयपाल साहब। तो बीएम पॉडकास्ट स्टूडियो में मैं महेंद्र सिंह राव आप रो घणो घणो स्वागत करूँ सा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप माना इन स्टूडियो में पधारिया। धन्यवाद, आपने मेरे को आमंत्रित किया, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो साहब आप रो एक सूक्ष्म परिचय थोड़ो सो माने ऑडियंस ने आपरी वाणी हूँ तो बिना ने भी पता चले कि आज आप जिन शख्सियत रूबरू रेवन जा रही हाँ वे कई चीज है या कौन हो, आप थोड़ो सो बताओ माने जनता। मेरा नाम जयपाल सिंह जतावत है। मैंने आरएस 2021 की परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होने के बाद राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस ज्वाइन की, जिसे हमें आम भाषा में डीवाईएसपी की पोस्ट कहते हैं। और उसी के डीवाईएसपी के प्रोबेशन कार्यकाल के दौरान मैं अभी वर्तमान में ब्यावर में एज ए सीओ प्रोबेशनर कार्यरत हूँ। और मैं सोजत सिटी का निवासी हूँ। मेरा बचपन से अध्ययन जो है यही हो रखा है। और उसके बाद का जैसा मेरे परिचय में सर ने बताया कि मैं 10th तक यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने 12th जोधपुर से की। फिर मैं ए ट्रिपल के एग्ज़ाम के थ्रू एनआईटी पटना में मैंने बीटेक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मेरा लगभग 8 साढ़े 8 साल तक का नीट के बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्यापन का कार्यकाल रहा कोटा में और सीकर में। और तैयारी साथ में ही मैंने बच्चों को पढ़ाने के साथ ही अपनी जारी रखी। और उसी तैयारी के दौरान फिर मेरा एज ए आरपीएस राजस्थान पुलिस सेवा में डीवाईएसपी के पद पर सिलेक्शन हुआ। तो आज मैं आइस कहना चाहता तो आपने कि आज डीवाईएसपी साहब अपना हम ही बैठा है, मैं अपने आप ने बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि एसपी साहब रे डीवाईएसपी साहब रे बरोबर बैठो हूँ। कठिन कठिन मारा छोका काम करियोड़ा आडा यार ही आज कि मैं बराबर इनारा ओहदा तक पहुंचने वास्ते इन्हन कितनी बोलत मेहनत करनी पड़ी रही। और कमू कम है इन मोने इनारो भले देखो हाल तो जिको हृदय है वो कितो विशाल है कि आज मैंने आज्ञा भी दी है, आज समय भी निकाले। आज आप बहुत जरूरी काम अटे सोज सिटी पधारियोड़ा था और मैं आग्रह करवायो माना मिलन वाला हूँ थोड़ो सो अप्रोच लगवाई। जन साहब कहवे कि ऐसे अप्रोच की जरूरत नहीं है, ऐसे जो आप जैसा काम करते हो उसके लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो साहब मोना आग्रह माते पधारियान बहुत बहुत एक बार और मैं आपरो अभिनंदन करना चाहूँ, स्वागत करना चाहूँ। तो शुरुआत कराला आपा आज बाता कराला। आज आप हो मैं हान साहब है तो साहब वो बाता जारी वेला। तो साहब जिको आपरो ओ एक बार आपने थोड़ा सा मैं यूं कहूँ बार आप वापिस बचपन में आने की कोशिश करो। आप साहब थोड़ा सा एक पाड़े करो साहब ने इन पंक्ति में आओ कि जो आपरो बचपन है तो जो आपने सोजे सिटी री गड़िया में आदर्श विद्या मंदिर ग्राउंड में गुजरियो वो की करे तो विनु थोड़ो सो रूबरू कराओ। शुरुआत बिल्कुल आप जड़ो फरमायो, मैं गांव खोखरा है मारो पाड़े। तो जो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो सोचे कि भाई हम बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करें, तो मेरे फादर यहाँ सोजत सिटी के अंदर लॉयर थे, वकील थे रेवेन्यू के, घनश्याम सिंह जतावत। तो जब बच्चे बड़े होने लगे तो फिर डिसीजन लिया गया कि भाई अब अपन भी गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होते हैं। पढ़ाई आज के ज़माने में वो ट्रेंड उभर ही रहा है, तो ज़रूरी है। तो सोजत सिटी के अंदर हम यहाँ पर आए। और सोजत सिटी के अंदर आए तो मेरा निवास स्थान सोजत सिटी में बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर गोरपुरा का मोहल्ला है। कौन सा मोहल्ला साहब? गोरखपुरा का मोहल्ला जो अच्छा। स्वामी विवेकानंद मार्ग जाता है उसमें। तो वो गोरखपुरा का मोहल्ला का जो शुरुआती जो संस्कार है वो आप यूँ कंपेयर कर सकते हैं कि सोजत सिटी के अंदर वो मोहल्ला एज ए काशी और बनारस जैसा है। क्या वहाँ वहाँ सुबह उठ के 2-3 जो एक हमारे बाबूजी कहते थे उम्र दराज होते थे, वो रोज वहाँ पर 2 घंटे तक अभिषेक करते थे डेली। खाली श्रावण मास जैसे जैसे चल रहा है वैसे नहीं। अच्छा। फिर हम लाइन लगा के बाहर खड़े रहते थे, तो बड़े प्यार से हम तो खेलते रहते थे, नहाते भी नहीं थे तो भी वो आके वो चंदन का तिलक करते थे। तो मतलब हम उनसे आशीर्वाद लेते। तो शुरू से ही
सोलर सिटी के अंदर हमारा पग फेरा जो कहते हैं वो प्रॉपर हुआ था। फिर एडमिशन हमारा आदर्श विद्या मंदिर सोलर सिटी में हुआ। हम पूरी एजुकेशन जो है वो एक ही स्कूल में, मैंने सोलर सिटी में स्कूल चेंज नहीं की, पहली बार से जहाँ था। तो शुरू से ही सौभाग्यशाली रहा, पढ़ाई में माँ सरस्वती का वरदान था, तो अध्यापकों का विशेष स्नेह था। क्लास के अंदर दोनों क्वालिटीज़ थी मेरे में, मैं पढ़ाई में भी बहुत आगे रहा। तो मित्र जो है वो मेरे सारे लगभग थोड़े चतुर लोग ज़्यादा थे, चंट। तो चंट लोग जो कह सकते हैं वैसे हाँ। ज़्यादा थे। तो मैं उनके सपोर्टर भी रहा करता था। तो टीचर लोग जो कई बार बोलते थे कि तू पढ़ने वाला लड़का है और तू इन बदमाशों के साथ रहता है, तो हम बाकियों को क्या दें एग्जाम्पल कि देखो जयपाल की तरह बनो या जयपाल से सीखो। तो मेरा एक अच्छा मिश्रण रहा है, मेरे खूब दोस्त यार है सोल सिटी के अंदर भी। तो बचपन कुछ इस तरीके का रहा, पढ़ाई में भी अच्छा रहा, और खेल कूद गलियों में, ये गणेश चतुर्थी में जब गली से बाहर जाने की छूट मिलती थी तो हमारे वो जो सोजत में आम था वो गणेश जी की मूर्तियाँ बनते हैं, या शिवरात्रि जो मैं कह रहा था गोरपुरा की, जहाँ 4 आरतियाँ पूरी रात में, स्वतंत्रता मिलती थी घूमने फिरने की, तो बड़ा अच्छा लगता था। शुरू से हमने मजे खूब किए मतलब सोजत के। तो मतलब आपरो जी को जीवन जो बचपन है तो वो सब स्पेशल है तो, और जो अपन फिल्मों में देखते हैं या कहानियों में सुनते हैं कि एक लड़का बदमाशी में भी आगे होता है फिर वो पढ़ाई में भी आगे होता है, तो वो आज तक सुना है और आज हमने देख भी लिया है कि मतलब जीवन में देखो बचपन सा सभी का ऐसा ही चुलबुला होना होना चाहिए। चाहिए बचपन एकदम सुस्त सबसे। पुस्त वाला बच्चे अच्छे भी नहीं लगते, हाँ थोड़े से नोटी होना जरूरी है। बिल्कुल, बचपन जो है वो जीवन के सबसे अमूल्य क्षण है। तो अमूल्य से। उसमें फिर आप याद ही कर सकते हो, वापस वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता है। तो बचपन का मौका बच्चों को पूरा देना चाहिए, विकास विकसित होने का पूरा मौका और मिलना उसके बाद में जैसा कि आप बचपन में मस्ती मजाक पूजा पाठ इन सभी चीजों के साथ साथ आप पढ़ाई में भी होशियार रहे, अब तक के इनके जो रिकॉर्ड है मतलब कक्षा में अव्वल आना है तो आना है, तभी इनके टीचर्स भी कहते थे कि तू बदमाशी में भी आगे रहता है और पढ़ाई में भी आगे रहता है, तेरे को मारे कि शाबाशी दे। चाहिए। तो ये कंफ्यूजन इनका चलता रहता है। आगे बात करते हैं इनसे। तो साहब सोजतरो महीने आपरो शुरुआती अध्ययन भी हो 10वीं तक, फिर बाद में 12वीं आप जोधपुर जैसे की करी हो, विन टाइम आपरे दिमाग रे महीने कहीं હતો કે ભાઈ મને બડો રેન કાઈ બનનો है, या कोई प्लानिंग है थी जैसे कि अपना पापा वकील साहब है तो लॉ रा फील्ड में कोई प्लानिंग थी, बिजनेस रा फील्ड में थी, विन बारे में बताओ। मेरे जब 10th क्लास में जब आया उससे पहले 9th तक लगभग सबरो कॉमन स्कूलिंग है, सब्जेक्ट कॉमन है। हाँ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद दोस्तों के घरों में गया, तो उन्होंने जब दोस्तों के फादर वगैरह ने पूछा कि भाई अब आगे कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, तब जाके मुझे पहली बार ये पता चला कि 10th के बाद सब्जेक्ट ली जाती है। 10वीं तक तो अपन जो चल रहे थे चले जा रहे थे, कोई अपना अलग से दिमाग नहीं लग रहा था। सही बात। तो पहली बार पता चला तो घर पे आया तो मैंने अपने फादर साहब से पूछा हम्म। कि पापा आज ऐसा ऐसा सुना है कि 10th के बाद सब्जेक्ट्स ली जाती है। तो उसमें जो है वो मेरे पिताजी का जो एक, मैं कहना चाहूँगा शुरू से जो विजनरी आदमी उस तरह के, तो उन्होंने पहले से ही मेरे को यूं कुछ नहीं कहा एक लाइन में कि हाँ ये ब्रांच ले ले या ये सब्जेक्ट ले ले। उनका ये था कि भाई जो भी तेरा जो डिसीजन रहेगा वो तू चयन कर लेना, और उसके बाद जो है वो दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अब वो एक बड़ा हमारे लिए सवाल, क्योंकि हमें अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या लेना लेना? क्या है। अब जब 10वीं तक तो सब्जेक्ट 6 होती है, 6 ही अच्छी आती थी, कोई ऐसा तो था नहीं किसी स्पेशल में कि हाँ सोशल साइंस कम आ रही है या मैथ कम आ रही है, तो सारी अच्छी थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बाकी जो हमारे जो क्लास के टॉपर्स जो बच्चे जिनसे हमारा कंपटीशन रहता था, तो उनसे पूछा तो वो सब लोग थोड़े प्लान नजर आए, उनकी तैयारियां नजर आई कि भाई मैं तो मैं 10वीं करता ही ओ ये लेवाला ले, आ हाँ, लेवाला मोड़ पूरी बैच जिकी भी है 5 जना री, सब हाँ, जना साइंस में जावेला या कॉमर्स हाँ, लेवाला, वो तो प्लानिंग भी कर प्लानिंग लिया। थी, तो उसमें सब लोग ज्यादातर मैथ्स लेने वाले थे, अच्छा। और मैथ मेरी भी अच्छी थी। और मैथ के अंदर ये थोड़ा था कि मैथ क्या स्टेप होते हैं कैलकुलेशन, तो बायो से थोड़ा इजी भी पड़ता है, बायो में क्या रिटर्न वाला काम ज्यादा है। तो उनके कहे के मैं भी मैथ के अंदर शामिल हो गया। तो ये मैथ एक सब्जेक्ट का डिसीजन खाली एक भेड़ चाल की तरह है। हाँ बस तब के तक सारे दोस्त जा रहे हैं तो हम हाँ भी चलते हम भी चले, तब तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं था करना क्या है। ये था उस टाइम, फिर ये माहौल था ही कि कंपनियों में पैकेज अच्छे मिल रहे हैं, उस तरह मध्यम वर्गीय लोगों में ऐसे पैकेज सुनने को मिल गए थे सोसाइटी सिटी में भी हैं। आम। सही बात। तो फिर हमारा डिसीजन जो है वो हमने यही रखा कि मैथ सब्जेक्ट लेते हैं। तो उस समय आपने मैथ ली तो उस समय आपका कोई प्लान था कि भाई नौकरी में जाएंगे कि कॉर्पोरेट में जाएंगे कि बिजनेस में जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ तब डिसीजन? तब तक यही था कि मैं एक बार 12th के साथ जो आईआईटी जेई के और AIEEE के एग्जाम है वो दे देंगे, हाँ। ये कोई बढ़िया IIT NIT कॉलेज मिल जाएगा, वहां से हम प्लेसमेंट ले लेंगे और किसी कंपनी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सोच रखा था कि भाई प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, तो अच्छा। इतनी प्लानिंग थी भाई नौकरी लग जाएंगे, हम भी एक कमाने खाने लायक बन जाएंगे। हाँ मतलब अपने रोजगार का साधन तय कर लिया था अपन ने हाँ भाई कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना है अपने को। जाना बस ये था।
उस समय अपन ने ये नहीं था कि भाई अपन राजस्थान की टॉप रैंक वाली जो नौकरी होती है वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे या वहां जाएंगे या उसकी तैयारी करेंगे, उस समय तक कुछ भी ऐसा नहीं हाँ मतलब जैसे कि 10th के बाद पता चला कि अभी सब्जेक्ट ली जाती था। है, हाँ तो उस टाइम तक ये शब्द नहीं सुने हुए थे कि ये एसडीएम क्या होता है या आईएएस क्या होता है। उस टाइम बस इतना ही पता था कि हाँ अब कोई सब्जेक्ट से सेलेक्ट करनी है और उसके बाद कॉलेज में प्लेसमेंट के थ्रू कोई कंपनी मिलती है। अभी अच्छा। तक ये शब्द हमने सुने नहीं थे, हमारे जीवन में अभी इनका वो परिचय नहीं हुआ था। तो उस समय साहब देखो, जब भी अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम्म, टेक्नोलॉजी का जमाना है, उस समय शायद टेक्नोलॉजी कम थी। उस हाँ, समय शायद टीवी अभी किसी किसी घर पे मतलब टीवी था, हम्म, मतलब जो अफोर्ड कर सकता उनके पास टीवी था। और हाँ, अभी तो सभी के पास में मोबाइल है, तो अभी फिर भी अभी के लोग या अभी के बच्चे, हम्म, उनको पहले से प्रिपरेशन रहता है कि भाई मेरे को क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और इसमें घर वालों का भी सबसे ज्यादा दबाव रहता है। हम्म, जैसे कि आपके पापा जी का जो विचारधारा थी मेरे को सबसे बढ़िया लगी, और ये दूसरे माता पिता की भी होनी चाहिए कि भाई तेरे हाँ, को जो अच्छा लगे वो तू ले ले, दिला हम देंगे। तो हाँ, इसमें आपके पापा जी का अहम भूमिका रही। हाँ, तो पापा जी का शुरू से आपको ये थोड़ा फ्रीडम जैसा था कि। हाँ, इस मामले में था पिताजी जो है इस बारे में थोड़ा विजनरी लगे कि ये पढ़ाई में ठीक है। तो कभी उन्होंने मेरे को यू स्पेशली पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कहा, वो देखते थे कि हाँ ये ऑनेस्टली अपना जितना होना चाहिए बाल जवानी में ऐसा पढ़ लेता है। ब्रांच को लेके जरूर एक बार ये जरूर था, तब तक हमारे में से कुछ लोग यहाँ सोल सिटी के अंदर क्लेट के थ्रू सेलेक्ट हो गए थे। अच्छा। तो मैंने टर्म सुना था, तो मैंने फादर साहब से अलग से पूछा। मैंने कहा लॉ से रिगार्डिंग टर्म है क्लेट। तो कह रहा है कि अभी तेरे को उसके बारे में कोई आइडिया है कि नहीं है। तो कह तू पता कर ले और तेरे जचे तो तू ले। मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि तेरे को पर्टिकुलर इसी स्पेसिफिक एरिया में जाना है कि भाई मैं लॉयर हूँ तो तू भी लॉयर ही बन। तो ऐसा उनका लास्ट तक यही था कि तू फ्री है, तू अपना जो चाहता है कर तू। तो ये मतलब अपने अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति ये पता होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है, या फिर उनके इंटरेस्ट को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आगे जाकर ऐसे साहब बन के हमारे सामने बैठने का आपको मौका मिले। तो साहब जैसे कि आप पहले पढ़ाई करवाते थे, नीट के विद्यार्थियों को केमिस्ट्री की पढ़ाई करवाते थे और दूसरों के सपनों साकार करने के लिए आप उस होड़ में लगे हुए थे, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इनके तो सपने साकार करवा रहा हूँ, कहीं मेरा सपना पीछे नहीं रह जाए, मैं कहीं इसी टीचिंग लाइन में दबके नहीं बैठ जाऊं, ऐसा कुछ लगा आपको उस समय? हाँ, ये बहुत लगता था। मैं मतलब कि जब नीट के दौरान बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैं इसको अपना लाइफ चेंजिंग भी समझता हूँ। क्योंकि मैं उन जो छोटे छोटे बच्चों को, जनरली जो एक 10th पास किया हुआ बच्चा आ रहा है वो 16 साल की 17 साल की उम्र है, और उस एज में वो बच्चा जब कोटा आता था तो कोटा के अंदर पेरेंट्स से दूर होना। फिर कोटा के अंदर जनरली कोचिंग का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि वो केवल कोचिंग तक ही सीमित थे, हॉस्टल्स से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो बच्चा हॉस्टल में बिल्कुल उन वार्डन्स के भरोसे था। तो दूर रह के वो बच्चे को जो मैं मेहनत करते हुए देखता था कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उनको देख के वो अंदर से एक वो गिल्ट भी कि हमें भी एक कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा थी और हमने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया, और इन बच्चों को मेहनत करते हुए देख रहे हैं। फिर मैं उनकी दुआओं को भी मानता हूँ इसको सफल होने में, कि भाई पढ़ने में तो कंपटीशन में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के फॉर्म भरने में 6.5 लाख लोग हैं, उनमें जगह बनाना अपने आप में। लेकिन मेरे को एक बार मैं जैसा किस्सा सुनाना चाहूंगा कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फैकल्टी था। अच्छा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहले तो है, साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है थोड़ा सा मेरे को भी बताओ, और मेरे जैसे मेरी श्रोताओं को भी बता दो। जो साइंस जो लेते हैं, साइंस के अंदर सब्जेक्ट होती है वो बायो वालों में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। अच्छा। तो नीट जो है वो जो बच्चे भविष्य में अपनी एमबीबीएस की जो है वो पाथ कैरियर पाथ के रूप में सेलेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एग्जाम है ऑल इंडिया एग्जाम, वो नीट, हाल ही में आप उनका चर्चा सुन चुके हैं देश भर में। हाँ। तो वो नीट का एग्जाम है। उनके बच्चों को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का कारण ये था कि मेरे जो टीचर पढ़ाने वाले थे वो ऑर्गेनिक के टीचर बहुत शानदार पढ़ाते थे। तो वैसे तो मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, उनके लिए तो सब्जेक्ट जो है वो मैथ सिलेक्शन करना आसान होता है, लेकिन मेरे को ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म वगैरह पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगता था, मैं कंफर्ट भी था। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री को वहां पर 3 भागों में बांट रखा है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि जो आवर्त सारणी के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अभी भी खोज की प्रक्रिया में है, उनसे रिलेटेड पूरा जो है वो केमिस्ट्री सिलेबस में। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में है, फिजिकल जैसा नाम है भौतिकता, तो उसमें माप तोल की बातें होती है, तो वहां वापस गणित की एंट्री हो जाती है। अच्छा, मैथ आ गई वापस। मैथ आ गई। तो वो कई लोग मुझे ये भी कहते हैं आप मैथ के स्टूडेंट, आप फिजिकल लो, आपको तो कैलकुलेशन की अच्छी वो है पकड़। पकड़। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा। वो पढ़ाना थोड़ा जटिल है। उसमें क्या है कि सारी चीजें जो है वो आप इमेजिन करवा रहे हो कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो कैसे रिएक्शन करके किसमें चेंज हो रहा है। जैसे आप एल्कोहल लेते हो और एल्कोहल से कोई अलग अलग, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, इस तरह से बनते हैं।
तो वो आप लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना रहे, आप खाली रिएक्शंस के थ्रू बना रहे हैं कि इस तरीके से आप लैब में जाके देखना तो वो बन जाएगा। अच्छा, जैसे वो पानी का होता है H2O, H2O, वैसा। हाँ तो जैसे मेरे को अभी तक एक चीज याद है, अभी इस चीज में शायद छठी या सातवीं में था, हाँ, C12H22O11, हाँ तो ये शक्कर का रासायनिक सूत्र। हाँ जो सुक्रोज जो है वो हाँ उसका ये है हाँ। C12H22O11। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो सुक्रोज बनती कैसे है अच्छा अच्छा। या अब ये टूटती है तो टूटने में कौन सी रिएक्शन होती है, ये चीजें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कैसे बनेगी। तो इन चीजों को वहां पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बच्चों को वो चीजें इमेजिन करवाने में, फील करवाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं जब वो पढ़ाता था तो जैसे कि अब ये माइक है, कॉलर माइक, तो पढ़ाते वक्त जो आदमी फ्लो में रहता है तो माइक नजदीक था, फिर हाथ पांव बोर्ड पे चलते हैं तो माइक दूर भी आगे हो जाता है, पीछे। तो मेरे हर 4-5 दिन में के अंदर मेरा गला खराब हो जाता था। अच्छा, अपन को तेज बोलना तेज पड़ता बोल रहे, लाउड बोल रहे, क्लास भरी हुई 200-250 की, आप भी पूरे फ्लो के अंदर हो, है। तो उस टाइम जो है वो गला खराब हो जाता था। तो क्या होता था, तो एक बार एक बच्चा आया छोटा सा, 16 साढ़े 7 में 11th में पढ़ा रहा था तब, और वो मेरे को बाहर आके बोलता है कि सर आप इतनी मेहनत करते हो, आप पूरे 1.5 घंटे तक एकदम वन मैन शो की तरह चलता है, और मैं हर 4-5 दिन में देख रहा हूँ आपका गला खराब हो जाता है। सर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं ले लेते, वहां हर थोड़ी देर के बाद बोल देते अपवाद है इसको रट लो। तो वहां टीचर को इतना जोर नहीं आता, वो आराम से आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज के पीछे रीजन होता है, रीजन। और आप उस पूरे रीजन को एक्सप्लेन करते रहते हो, फिर वो समझ में नहीं आया वापस बताया, और आपका गला लगभग खराब ही रहता है सर, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मेरे बच्चे को आराम समझा, भाई तू टेंशन मत ले, ये तो मैं माइक दूर आगे पीछे कर लेता हूँ, बाकी ऐसे आसानी से गला खराब नहीं होता है। तो मेरे को मतलब उनसे मोटिवेशन मिला। तो ये एक तरह से उस बच्चे का कहना मतलब वो दुआएं है कि यार मतलब टीचर अपने लिए कितनी मेहनत और करते बच्चों का आपके प्रति लगाव भी था, हैं, लगाव कि भी था। मतलब टीचर, हर टीचर का काम होता है बच्चों को सही दिशा देना, उसको राय देना, पर आपके बच्चे भी इतना प्यार करते थे, वो भी आपको राय देने के लिए कि साहब हाँ आप परेशान मत हो, हम तो ये भी पढ़ लेंगे, आप तो ये पढ़ा दो। हाँ, कि आप तो मतलब थोड़ा एक जिसमें जोर कम आए वो सब्जेक्ट ले लो। सही में। तो मतलब उनकी दुआएं भी थी कि कोई मेहनत करता है, तो मेरे को वहां से मोटिवेशन खूब मिला। और मेरा ड्रीम तो था ही, मैं मतलब कि जब समझने लगा कि ये अपनी किसी भी राज्य की सर्वोच्च सेवाएं होती है, जिसे सर्वोच्च पद मिलते हैं, आप लोगों के बीच में उनके लिए ज़्यादा ज़्यादा अवेलेबल हो सकते हो, तो उसकी वजह से इसकी तैयारी एक बार लाइफ में करनी चाहिए। मैंने भी वो अपनी तैयारी जारी रखी, मेरे को बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन साथ में मैं खुद के लिए अपना समय निकाल के, समय ज़्यादा लग गया लेकिन मैं तैयारी करता रहा, तो उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ पहुँचा। तो ये ज़रूर था, मेरे को चिंता ज़रूर होती थी कई बार जब क्लासें रेगुलर ले रहा हूँ, दिन भर जो है वो 7-8 घंटे खड़े हैं, थक जा रहे हैं, घर आके पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो चिंता होती थी कि क्या पता हम सफल होंगे या नहीं। और पढ़ाने का काम भी ऐसा है कि अगर अपन को पढ़ाना है तो थोड़ा सा अपन को भले कितना ही होशियार हो, एक बार तो अपन को वापस पढ़ना पड़ेगा कि बच्चों को आज क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत उसमें भी जानकारी लेनी पड़ती है। अब वो भी पढ़ाई करना, और आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो भी पढ़ाई करना, और बच्चों से भी दिन भर माथा खाना, तो ये काम थोड़ा सा हाँ, डिफिकल्ट था। जिस लेवल के बच्चे वहाँ आते हैं तो वो नोट्स मुझे भी पूरे तैयार रखने पड़ते थे, और बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो वह बच्चा जो है वो एकदम आपके सामने जो बैठा है उसको वापस जब तक उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा, वो क्लास में मन बांध के नहीं बैठ सकता, तो हमें पूरा तैयार होकर भी जाना पड़ता था। तो ये चीजें भी तैयार जो है वो साथ साथ में करना ये जरूरी। भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मतलब बच्चों का फ्यूचर भी बनाना है, और अपने फ्यूचर को भी मतलब ऊपर की अगर ठागनी वादी नहीं रखना विने भी आते वो लेन भी हारनो है। जरूरी है, तो खुद के ड्रीम भी पूरे करने हैं। हाँ, आ बोले तो आपरी मेहनत न रंग अब जान लेना ही है।